काला जादू, तंत्र मंत्र या फिर एक दूसरे से जलन और ईर्ष्या की भावना, ये चीजें आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अक्सर वो लोग जो एक दूसरे के साथ जलन या ईर्ष्या की भावना रखते हैं और एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, वो एट द एंड ब्लैक मैजिक या काले जादू की शरण लेते हैं या उसका सहारा लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा बदला या फिर हमारी जलन या ईर्ष्या इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती जितना ज्यादा हम सामने वाले इंसान का नुकसान कर देते हैं। आज की हमारी कहानी आई है गुजरात के कच्छ जिले से और यह कहानी हमारे साथ शेयर की है टिशा ने, जो कि सिर्फ खुद इसकी भुगत भोगी नहीं है बल्कि उनका पूरा परिवार एक एक करके इस काले जादू की चपेट में आता चला गया। इसी तंत्र मंत्र और काले जादू की वजह से उसने अपने 4 भाई बहनों को खो दिया। और हैरत की बात यह है कि यह कहानी शेयर करने के 2 दिन बाद ही टिशा का मेरे पास फिर से मैसेज आया और उसने बताया कि 2 दिन पहले ही उसको फिर से फीत आ गई थी। फीत यानी उसका पूरा का पूरा शरीर अकड़ गया था और उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी। उसकी मम्मा फिर से उसे एक पंडित जी के पास लेकर के गई और उसका उतारा किया गया। यानी टिशा आज भी इस काले जादू के असर को भुगत रही है। कौन था इसके पीछे और क्या क्या भयानक चीजें हुई टिशा और उसके परिवार के साथ, हम जानेंगे आज की कहानी में। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रीत है जो पूरी कर लेते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और पहली बार मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 में। टिशा की मदर हिमानी जी शादी करके गुजरात के कच्छ जिले में साबरकंठा नाम के एक गांव में आती हैं। हिमानी जी और ललित जी एक दूसरे से शादी करके बहुत ज्यादा खुश थे। इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और 2001 में ही हिमानी जी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम है टिशा, जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है। ये लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं और बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। इन्हें एक दूसरे से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, ना इन्हें बाजार में किसी को देखकर किसी से जलन है या अपने रिश्तेदारों में किसी से जलन है। ये लोग बहुत ही सिंपल और सादा लोग हैं और अपने आप के जीवन को एंजॉय करने में विश्वास रखते हैं। 5-6 साल तक सब कुछ एकदम सही चलता है और फिर आता है साल 2008 जिसने टिशा और उसकी फैमिली के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। हिमानी जी और ललित जी एक बेटी से बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं क्यों आस पड़ोस के लोग, उनके रिश्तेदार अक्सर उन्हें ताना दिया करते थे इस बात का कि उनका कोई बेटा नहीं है। टिशा भी अब 6-7 साल की हो गई थी। वो एकदम पतली सी थी, लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी और उसने बॉब कट यानी लड़कों की तरह ही बाल रखे हुए थे। अक्सर उनके पड़ोस की एक औरत उनकी मम्मी को देखकर हमेशा ये ताना मारा करती कि अपनी बेटी को बेटों की तरह रखने से वो बेटा नहीं हो जाती। टिशा जब भी स्कूल से लौटती या स्कूल जा रही होती अक्सर वो पड़ोस की आंटी उन्हें ये ताना मारा करती थी। टिशा भी अब बड़ी हो गई थी और चीजें समझने लगी थी। अक्सर जब रक्षाबंधन पे लोग अपने भाइयों को राखी बांधते थे तो टिशा बहुत रोती थी क्योंकि उसके पास राखी बांधने के लिए कोई भी सगा भाई नहीं था। वो जब अपने कजन्स को भी राखी बांधा करती थी तो अक्सर उसे बहुत बुरा लगता था कि उसका कोई सगा भाई नहीं है। टिशा को भी एक भाई की कमी महसूस होती थी और रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों के तानों से भी ये लोग काफी परेशान हो चुके थे। अब फाइनली 2008 के करीब हिमानी जी और ललित जी एक बेटा प्लान करते हैं। 2008 में हिमानी जी प्रेग्नेंट होती है और उनकी प्रेगनेंसी को करीब 7 महीने हो जाते हैं। उनका बेबी एकदम परफेक्ट था, एकदम हेल्दी था और रिपोर्ट्स भी सब एकदम अच्छी आ रही थी। पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है। लेकिन अचानक से एक दिन हिमानी जी का पेट बहुत जोर से दुखने लगता है। इमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां जाकर पता लगता है कि उनके पेट में ट्विंस हैं। लेकिन बुरी खबर यह थी कि उनके दोनों बच्चे मर चुके थे। हिमानी जी का मिसकैरेज हो गया था और इस बात से पूरा का पूरा परिवार बहुत बड़े सदमे में चला गया था। ललित जी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन हिमानी जी बहुत स्ट्रांग लेडी थी। वो सबको संभालती हैं और ऐसा दिखाती हैं कि उनके चेहरे पे कोई भी दुख नहीं है।
धीरे धीरे इन लोगों की लाइफ ट्रैक पे आती है और सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगता है। और अगले ही साल 2009 में हिमानी जी फिर से प्रेग्नेंट होती हैं। इस बार हिमानी जी सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। वो अपनी डाइट प्रॉपर लेती हैं, समय समय पे मंदिर जाती हैं और ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती। इन्हीं सब चीज़ों के चलते चलते इनकी प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे होते हैं और फाइनली वो फिर से ट्विंस को जन्म देती हैं। इस बार एक लड़का और एक लड़की। पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रिश्तेदार घर पे आते हैं, आस पड़ोस के लोग घर पे आते हैं। वो जो औरत अक्सर इन्हें ताना मारा करती थी वो भी घर पे आती है। सब कुछ नॉर्मल चलता है। ये लोग काफी एंजॉय करते हैं, घर पे हंसी मजाक चलता है और शाम को सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि अगले दिन एक ऐसा हादसा इन लोगों का इंतजार कर रहा था जिसे शायद ये लोग सारी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह हिमानी जी उठती हैं और देखती हैं कि उनके दोनों बच्चे सो रहे हैं। वो काफ़ी प्यार से उन दोनों की तरफ देखती हैं और सोचती हैं कि इन दोनों को सोने देती हूँ और जब ये उठेंगे तब इन्हें मैं दूध पिला दूंगी। लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों बच्चे कभी नहीं उठते। ये होना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि उन दोनों बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि उन दोनों बच्चों को अचानक से कुछ हो जाए। ईशा ने बताया कि वो लोग उस चीज़ को आज तक नहीं भूल पाए। जब पहली बार उसकी मदर का मिसकैरेज हुआ तब शायद उसे समझ नहीं थी, लेकिन अगले साल उसने और उसके फादर ने अपने हाथों से उन 2 नन्ही जानों को दफनाया और वो चीज़ वो आज तक नहीं भूल पाए हैं और उनके जहन में कैद है। इन हादसों को देखकर जो टिशा की दादी हैं उनके दिमाग में शक पैदा होता है। वो सोचती हैं कि यार 2 बार ऐसा कैसा हो सकता है कि एक बार इसका मिसकैरेज हो गया और दूसरी बार रिपोर्ट सब नॉर्मल थी, बच्चे हो गए थे, उसके बाद वो दोनों बच्चे मर गए। जिस तरह से मंदिर के पंडित जी में किसी किसी में भगवान आते हैं उस तरह से उनकी दादी में भी उनकी कुल देवी आया करती थी। अगले दिन पूजा करते समय उनकी दादी में उनकी कुल देवी आती है और वो हिमानी जी को बताती हैं कि तेरी कोख बांध दी गई है और तेरे ऊपर काला जादू करवाया गया था। इसी वजह से पहले तेरा मिसकैरेज हुआ और दूसरी बार तेरे दोनों बच्चे मर गए। दादी ने हिमानी जी का उतारा किया और उन्हें कुछ उपाय बताए। इसी के साथ अब डॉक्टर ने इन लोगों को कह दिया था कि अब अगर आप लोग बेबी प्लान करते हो तो माँ और बेटे दोनों को खतरा हो सकता है। ये बात सुनकर टिशा बहुत उदास हो गई थी कि अब उसे उसका भाई कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्योंकि उसकी मदर शिवजी के व्रत रखने लगी थी और सोमवार सोमवार मंदिर पैदल जाया करती थी तो अगले ही साल उनकी मदर को फिर से एक बेटा होता है और इस बार उसका नाम वो शिवजी के नाम पर रखते हैं, शिव। दादी जी के अंदर जब कुल देवी आई थी तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कोख बंधवाई थी या जो काला जादू करवाया था वो उनकी पड़ोस की औरत ने करवाया था। पता नहीं उस औरत को इनसे क्या गिले शिकवे थे या क्या गुस्सा था, क्या जलन थी, लेकिन उसी ने इन पर यह काला जादू करवा दिया था। 2011 में इनको एक बेटा हुआ और उसके बाद से सब कुछ एकदम स्मूथ चलने लगा। टिशा भी अब काफी बड़ी हो गई थी और 8th स्टैंडर्ड में आ गई थी। टिशा पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी और एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी और 8th क्लास में उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे और वो मेरिट में आई थी। इसके मार्क्स अच्छे आने की वजह से इन लोगों ने गांव में एक पूजा रखवाई थी और पूरे गांव को प्रसाद बांटा था। फिर क्या था, वहीं से शायद किसी की जलन और ईर्ष्या वापस शुरू हुई और फिर से किसी ने टिशा पर काला जादू करवा दिया था। जैसे जैसे टिशा 9th क्लास में आई, टिशा बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी और बीमारी के चलते चलते उसके मार्क्स इतने कम आए कि मानो बस पास ही हुई हो। यह वक्त था 2017 का और इसी में ललित जी जो कि टिशा के फादर हैं, उन्हें अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। इस प्रॉफिट के चलते उन्होंने गांव के शिव जी के मंदिर में एक पूजा रखवाई और पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। लेकिन पता नहीं क्यों थोड़े समय बाद ललित जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो खराब होते होते इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उनकी दोनों किडनी डैमेज हो गई। जबकि ललित जी कोई भी नशा नहीं करते थे, उन्हें कोई भी बुरी आदत नहीं थी। शायद ये ईर्ष्या और जलन ही कारण था कि किसी ने उनकी तरक्की देखकर उन पर काला जादू करवा दिया था। इसी के साथ साथ उनका बिजनेस भी इतना ज्यादा खराब चलने लगा, उन्हें इतने सारे लॉसेस लगे कि बिजनेस बंद करने की नौबत आ गई थी। अब टिशा 10th स्टैंडर्ड में आ गई थी और बहुत समझदार हो गई थी। 10th स्टैंडर्ड में आते आते उनके घर की हालात ऐसी हो गई थी कि वो स्कूल भी नहीं जा सकती थी। इसलिए टिशा ने 10th स्टैंडर्ड ओपन से की और घर की बड़ी बेटी होने का फर्ज निभाने लगी। जैसे जैसे उसने 10th क्लास कंप्लीट की, उसे एक प्राइमरी टीचर की जॉब मिल गई थी।
वो स्कूल में प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाती और घर पे आके एक्स्ट्रा ट्यूशन्स भी लिया करती थी और अब घर का खर्चा टिशा चलाने लगी थी। 2019 के आते आते ललित जी की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी थी और उन्होंने एक प्राइवेट जॉब ढूंढ ली थी। लेकिन फिर आई वो चीज जिसने इस दुनिया के शायद हर इंसान के जीवन में इंपैक्ट डाला है, लॉकडाउन। जैसे ही लॉकडाउन आता है ललित जी की भी जॉब चली जाती है और टिशा का भी स्कूल बंद हो जाता है। कोविड के चलते बच्चे भी घर पे ट्यूशन्स पढ़ने नहीं आ रहे थे, तो वहां से भी इनकम बंद हो गई थी। अब इन लोगों को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा था क्योंकि पहले ललित जी की ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, तो उसमें उन लोगों के पास 19 गाड़ियां थी। 19 गाड़ियों में सब गाड़ियों की किस्तें भी जाती थी, उनकी सिर्फ इन्होंने डाउन पेमेंट दे रखी थी। तो उन सबको पूरा करने के लिए इन्होंने अपना घर भी बेच दिया और वो 19 की 19 गाड़ियां भी बिक गई। ये सब करने के बाद टिशा के फादर ने एकदम जीरो से एज ए ड्राइवर कहीं पे जॉब स्टार्ट कर दी थी। 11th और 12th क्लास के लिए टिशा अपनी नानी के पास शिफ्ट हो गई थी और वहीं से पढ़ा करती थी। 2020 और 21 में इसकी 11th-12th खत्म होती है, लेकिन बदकिस्मती से टिशा ने 2021 में कोविड के चलते अपनी नानी को खो दिया। 2021 में वो नीट की तैयारी करने लगी, जिसमें उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। उसे कोर्स चाहिए था MBBS, लेकिन उसे मिल रहा था BMHS। उसने सारी फीस वगैरह जमा करवाई और पढ़ाई करने के लिए वो यूक्रेन जाने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से तभी वहां पर वॉर चालू हो गई और उसका लोन वैसे का वैसे रह गया, जिसकी रीपेमेंट वो आज तक कर रही है। 2021 में उसने अपनी नानी को खो दिया था और वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट गई थी। अब उसका वहां पर मन भी नहीं लगता था, तो उसने उस जगह से मूव ऑन किया और पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद चली गई। अहमदाबाद पहुंचते ही सबसे पहले उसने PG ढूंढना स्टार्ट किया, जो मात्र 2 घंटे में उसे मिल गया। ये एक बहुत अच्छा PG था और उसकी रूममेट जो दीदी थी वो भी बहुत अच्छे नेचर की थी। उसकी दीदी ने ही उसे पास में ही एक जॉब भी सजेस्ट कर दी थी और जाते ही टिशा की जॉब भी लग गई थी। इसने ओनर को फाइनल पेमेंट की, 10,000 रुपये एडवांस दिए और वहां पर रहने लगी। टिशा उस PG में बहुत अच्छे से रह रही थी, उसकी जॉब भी पास में थी, सब एकदम कन्वीनियंट था। उसने BCA स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई करनी, सब कुछ उसकी लाइफ में एकदम अच्छा चल रहा था कि अचानक से एक दिन उसकी रूममेट जो है वो अपने गांव चली जाती है। रात में टिशा इस कमरे में अकेले सो रही थी कि 12 बजे के आसपास उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब ये जो रूम था ये एक 5 BHK रूम था और इसे पार्टीशियन कर करके अलग अलग लड़कियों को दिया हुआ था। तो टिशा को लगा कि यार शायद किसी का ब्रेकअप हुआ होगा या कोई परेशान होगी, इस वजह से रो रही होगी, तो उसने इस चीज को इग्नोर किया। अगले दिन एग्जैक्ट रात को 12 बजे फिर से टिशा को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार टिशा उठी, वो पूरा रूम चेक करके आई, नीचे गई, ऊपर के फ्लोर पे जाकर के देख के आई, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। टिशा को काफी घबराहट हुई, हालांकि ऐसी पैरानॉर्मल चीजें उसके साथ बचपन में हो चुकी हैं, फिर भी टिशा घबरा गई और अगले दिन उसने अपनी किसी दोस्त को अपने साथ सोने के लिए बुलाया। उसकी दोस्त उसके साथ सोने आई और अगले दिन फिर रात को 12 बजे उस लड़की की या औरत की रोने की आवाज इन्हें सुनाई देने लगी। ये आवाज उसकी दोस्त को भी सुनाई दे रही थी और इसी के चलते अगले दिन सुबह सुबह इसकी दोस्त बहुत ज्यादा बीमार हो गई और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। टिशा बहुत हैरान थी कि ये कौन औरत है जो रोती है, जिसकी आवाज सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देती। टिशा अपने रूम का जो रेंट है वो दे चुकी थी, इस वजह से वो रूम खाली भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अभी अभी अपने घर से बाहर निकली थी और सारा खर्चा वो खुद का खुद ही उठा रही थी। टिशा किसी तरह उस रूम में रुकती है और अगली रात को फिर से 12 बजे उसे उसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। इस बार उस आवाज के साथ साथ टिशा को ऐसा लगता है कि कोई उसकी चादर खींच रहा है। उसे 2-3 बार ऐसा लगा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा घबरा गई। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके पांव खींच रहा है और उसका गला जोर से दबा रहा है। उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन किसी तरह उसने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया और अपनी कुल देवी को याद करने लगी। अब वो उस आवाज से परेशान हो गई थी और उठ करके जाकर के देखती है कि आवाज कहां से आ रही है। उस आवाज को फॉलो करते करते वो अपने ही रूम के वॉशरूम तक पहुंचती है जहां से वो आवाज आ रही थी। उसके वॉशरूम में कोई भी लाइट नहीं थी और वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां से सिर्फ एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी।
टिशा अपनी हिम्मत जुटाती है और हिम्मत जुटाकर वहां पर कहती है, देखिए आप जो कोई भी हो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आप भी मुझे परेशान मत करिए, ना ही मैं कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हूं। मुझे तो ये रूम धोखे से दे दिया गया है और मैंने अब एडवांस भी दे दिया है, तो मैं ये रूम छोड़ भी नहीं सकती। प्लीज आप मुझे परेशान मत करिए। ऐसा कहकर के टिशा फिर से सोने चली जाती है और हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाती है। अगले दिन से वो अपने रूम में पूजा करना स्टार्ट करती है और धूप बत्ती करना स्टार्ट करती है, जिसके चलते उसके रूम में ये चीजें होना कम हो जाती हैं और उसे आवाजें सुनाई देना कम हो जाती हैं। लेकिन ये चीजें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दिन ऐसा चला, लेकिन वो अपने रूम में अब एकदम अकेली थी, क्योंकि उसकी जो दोस्त थी जिसे वो आवाज सुनाई दी थी, उसने सारे पीजी में ये बता दिया था कि इसके रूम में कोई प्रॉब्लम है, तो कोई भी अब उसके रूम में भी नहीं आता था। कुछ दिन वो उस रूम में अकेली रही, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो एडवांस दे चुकी थी और जब तक 1 महीना पूरा नहीं होता वो उस रूम को भी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन अचानक से एक दिन टिशा बहुत ज्यादा बीमार हो गई और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। यह होने के बाद उसने वो रूम छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गई। लेकिन रूम छोड़ने से पहले कोइंसिडेंटली उसकी सिक्योरिटी गार्ड से बात हो गई थी और उसने सारा किस्सा उस सिक्योरिटी गार्ड को बताया। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने सामने से बताया कि जिस रूम में आप रहते हैं उसमें एक लड़की ने सुसाइड कर ली थी उसी रूम के वॉशरूम में, और कहते हैं कि वो लड़की आज भी उस रूम के अंदर है। ये बात जाकर टिशा ने अपनी ओनर से कही और बाकी के पैसे मांगे कि आपने मुझे धोखे से गलत रूम दे दिया था और मेरे पैसे वापस करिए आप आधे। लेकिन वो ओनर सामने से टिशा पर ही भड़क गई कि आप हमारी जगह की गुडविल खराब कर रही हैं, मैं आप पर केस कर दूंगी। उस समय टिशा सिर्फ 20 साल की थी, तो वो कुछ भी नहीं कर पाई और उसे वो जगह छोड़नी पड़ी। अब 1-2 साल उसकी लाइफ में नॉर्मल चलते रहे। वो BCA कर चुकी थी, वो जॉब अप्लाई कर रही थी और 2023 में उसे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिलती है अपनी ही IT फील्ड में, जिसके चलते उसे जॉब में कनाडा जाने का ऑफर मिलता है, जो कि कंपनी वाले ही स्पॉन्सर कर रहे थे। उसने अपने घर पे नहीं बताया और कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर होकर कनाडा चली गई और वहां पर जॉब करने लगी। उसके घर वालों के हिसाब से वो अहमदाबाद थी, तो एनी हाउ वो अपने घर से बाहर ही थी, तो अहमदाबाद हो या कनाडा, उसको लग रहा था कि घर वालों को क्या ही पता चलेगा। जॉब स्टार्ट करने के 2-3 महीने बाद ही टिशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और ऐसे ही एक दिन उसे अपने ऑफिस में खून की उल्टी हो गई। ये चीज देखकर उसके ऑफिस वाले काफी ज्यादा घबरा गए। ऑलरेडी टिशा की परफॉर्मेंस तबीयत खराब होने के चलते लो चल रही थी और उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया। थोड़ा कोशिश करने के बाद, ढूंढने के बाद 2024 में उसे फिर से एक जॉब मिली और जॉब ज्वाइन करने के बाद उसके साथ वो चीजें फिर से रिपीट होने लगी। इसी दौरान उसकी मम्मी के सपने में उनकी कुल देवी भी आती है और कहती है कि टिशा की जान खतरे में है, किसी तरह से मैं आज तक उसको बचाती आई हूं, लेकिन तू उसको बचा ले। इसी जॉब के चलते उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहने लगी थी कि उसके पांव फूलकर बहुत ज्यादा मोटे हो जाते थे, बहुत स्वेलिंग रहने लगी थी उसके पांव में, उसके बाल झड़ने लगे थे, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे और चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि उसने अपने पीजी में ही एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया था। लेकिन ये अटेम्प्ट करने वाली टिशा खुद नहीं थी। जो टिशा के अंदर एक स्पिरिट थी, जिस चीज से वो पजेस थी, उसने टिशा को यह करने के लिए मजबूर किया था। सिर्फ पीजी में ही नहीं, टिशा ने एक बार अपने ऑफिस में भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो अपने ऑफिस के 18th फ्लोर पे चली गई थी और वहां से कूदने वाली थी कि उसके कलीग ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि उसे क्या हो गया है, वो क्यों कूदने जा रही है। जब उससे पूछा गया तो उसे कुछ भी नहीं पता था, यानी ये भी उसी स्पिरिट का काम था जो उसके पीछे लगी हुई थी या उसे मारना चाहती थी। अभी तक टिशा अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बता रही थी कि उन्हें यूं ही टेंशन होगी, यार उन्हें क्यों परेशान करूं। लेकिन ये चीजें इतने ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके पाँव में बहुत बुरी तरह से स्वेलिंग हो जाती, उसके डार्क सर्कल्स हो गए थे। जब वो रिपोर्ट्स करवाती तो उनमें सब कुछ एकदम नॉर्मल आता। तो फाइनली उसने अपनी मम्मी को फोन किया और सब कुछ बताने लगी। यहाँ पर एक बहुत ही भयानक चीज होती है। वो जब अपनी मदर से बात कर रही थी तो बात करते करते उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है जो उसकी मदर को कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, मैं इसे जान से मार दूंगी। यह सुनकर उसकी मदर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और डर गई थी और टिशा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसके अंदर से ऐसी कोई आवाज आई है या फिर उसने इसकी मदर को कुछ ऐसा कहा है।
ये होने के तुरंत बाद टिशा की मदर ने उसे घर पे बुला लिया और उसे अपने पंडित जी के पास लेकर के गए। वहां जब उसे लेकर के गए और पंडित जी उस पर कुछ तंत्र मंत्र करने लगे तो टिशा पागलों की तरह हंसने लगी। कभी वो पागलों की तरह हंसने लगती, कभी बहुत बुरी तरह रोने लगती, कभी अपने बाल पकड़ के जोर जोर से खींचने लगती और चिल्लाने लगती। पंडित जी ने टिशा को देखने के बाद बताया कि इसके पीछे किसी ने 3 प्रेत छोड़े हैं और इस पर काला जादू कर दिया है। उन 3 प्रेतों के साथ साथ इसके जो 500 साल पुराने पितृ हैं वो भी उनके साथ मिल गए हैं। यानी अब 4 प्रेत थे जो कि टिशा के पीछे काफी समय से लगे हुए थे और उसे मारना चाहते थे। पंडित जी ने बताया कि मात्र 2 दिन बाद अमावस थी और उस दिन वो सारी प्रेत आत्माएं मिलकर टिशा को मारने वाली थी और उसे अपने साथ ले जाने वाली थी। टिशा की शायद किस्मत अच्छी थी कि उसने समय रहते अपनी मदर को फोन कर दिया था। पंडित जी ने यह भी बताया कि आज तक टिशा के बचने का कारण था कि आपकी कुल देवी आज तक इसकी सहायता कर रही थी और उसके साथ जो देवियां थी वो उसे मरने से बचा रही थी। इसके बाद टिशा के लिए एक हवन किया गया जो कि पूरे 12 घंटे चला। उस हवन के खत्म होते ही टिशा बेहोश हो गई और वहां पर गिर गई। लेकिन जब वापस उसे होश आया तो उसे शरीर में बहुत ही हल्का हल्का महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पर से कोई भार उतर गया हो। पंडित जी ने यह भी बताया कि इस पर जो काला जादू किया गया था वो उसके किसी अपने ही रिलेटिव ने किया था। टिशा ने बताया कि वो बहुत अच्छे से जानती है कि कौन से रिलेटिव हैं जो उस पर ये काला जादू कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस कहानी में उसे रिवील करने से मना कर दिया और हमें भी नहीं बताया। इस कहानी को शेयर करने के 2 दिन बाद टिशा का फिर से मैसेज आता है कि मुझे फिर से फीत आ गई थी, यानी उसका शरीर अकड़ गया था, उसकी आंखें चढ़ गई थी। इसका मतलब टिशा आज भी उन काले जादू के इफेक्ट से भुगत रही है और इसका कारण है उसके खुद के ही रिश्तेदार। किसी से इतनी जलन या इतनी ईर्ष्या करना कैसे पॉसिबल है कि आप उसकी पूरी जनरेशन की ही जिंदगी खराब कर दो। किसी का बेटा ना होने देना या बेटी ना होने देना, किसी की पढ़ाई पर जल जाना, किसी के अच्छे बिजनेस पर जल जाना, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई किसी के साथ इतना बुरा कर सकता है। खैर, ये दुनिया है और ये चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी। हम सिर्फ बात कर सकते हैं और हैरान हो सकते हैं। तो यह थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों को जरूर सुनाइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे रियल इंसिडेंट्स में और भी आगे लेकर के आता रहूंगा तो वो सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। सायोनारा। हर हर महादेव।